Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all the students are fine. तो स्टूडेंट्स, कल हमने एक अदद फॉर्मेट डिस्कस किया था. द नेम वाज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. आज हम उसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन एक अदद क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह. सो इस वक्त बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहला एक एलिमेंट लिखा जो कि कल के फॉर्मेट में डिस्कस हुआ था. द नेम इज डायरेक्ट कॉस्ट. उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, अ कॉस्ट विच इज आइडेंटिफाइबल पर यूनिट इजीली. और इसकी एग्जांपल्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एनी डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हमने रॉयल्टी फॉर एग्जाम्पल लिखा था. इसके बाद एक टर्म कल हमने डिस्कस की, दैट इज प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट, दिस इज अगेन सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट्स. और वो कौन कौन सी हैं? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड एनी डायरेक्ट एक्सपेंस. सो प्राइम कॉस्ट, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जब कहता है कि प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो साथ वो कहता है कि आपने इसकी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको भी हाईलाइट करना है, जिसमें वो प्राइम कॉस्ट को वाज़ेह तौर पे कहता है कि प्राइम कॉस्ट आपने अलग से कैलकुलेट करनी है और जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो अलग से. सो प्राइम कॉस्ट में हमने डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करना होता है. आफ्टर दिस इनडायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका सेकंड नेम है overheads. So its definition simple, a cost which is not identifiable per unit easily. When we say not identifiable, it doesn't mean कि हम इसको पर यूनिट पे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. We can calculate, but it needs some working. एग्जाम्पल से ये बात और भी क्लियर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री मशीनरी डेप्रिसिएशन. फैक्ट्री मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, तो उस बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो भी हमने प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनाना होता है. अब वो रेंट कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, इसके लिए हमें एक वर्किंग करनी होती है, क्योंकि दैट नीड्स वर्किंग. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स कॉस्ट. सो अप टिल नाउ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने समझा. After this, an important element, if we see the format,
डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, देन वर्क इन प्रोग्रेस की वर्किंग है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है। अब यहाँ पे एक नई चीज हमारे सामने आ गई, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मेट के अंदर WIP भी लिख लेते हैं। अब ये क्या है, partially completed यूनिट्स। सिंपल डेफिनेशन, वो हमारी प्रोडक्शन, वो यूनिट्स जिनके ऊपर कुछ काम हो चुके हैं, कुछ काम अभी बाकी है। सपोज आप होजरी गारमेंट्स को ले लें, हमारी कटिंग हो चुकी है पीसेस की, जैकेट्स की, और थोड़ी बहुत स्टिचिंग हो गई है, लेकिन अभी स्टिचिंग कंप्लीट नहीं हुई और पैकिंग भी रहती है। सो दीज आर पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स। तो व्हेन देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो हमारी वर्क इन प्रोग्रेस के यूनिट्स होते हैं उनको भी कंसीडर करना होता है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करते हैं, एंड वर्क इन प्रोग्रेस क्या है कि वो यूनिट्स जिनके ऊपर कुछ काम हो चुका और कुछ काम अभी बाकी है। तो वर्क इन प्रोग्रेस की वर्किंग के बाद आपने फॉर्मेट में देखा कि वी अटेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, and after this we add a component factory profit. So this is very new thing जो कि O levels में भी ये चीज डिस्कस नहीं हुई थी। So factory profit क्या है, इस पे बात करते हैं। factory profit to make ensure profitability of production department, which is basically factory, to make ensure profitability of production department or factory, we add factory profit in cost of production and obtained transfer price. So this is the value, ये साथ साथ में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, value which is transferred to इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का जब फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट में जहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर पहले हम परचेजेस लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो परचेजेस की जगह हम लोग ये ट्रांसफर प्राइस की वैल्यू मूव करेंगे। सो फैक्ट्री प्रॉफिट को समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है विच इज फैक्ट्री, उस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हमने मेक श्योर करना होता है। और ये उस सूरत में होता है कि जब एक बड़ी फर्म है, उनका एक प्रोडक्शन यूनिट अलग से काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग से काम कर रहे हैं और सेल्स डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट अलग अलग फर्म कैलकुलेट करती है या मेजर करती है। तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट को इंश्योर करने के लिए फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और ट्रांसफर प्राइस की वैल्यू आगे ट्रांसफर कर दी जाती है, शिफ्ट कर दी जाती है।
एक इसका एस्पेक्ट और भी है कि फैक्ट्री प्रॉफिट को हम क्यों ऐड करते हैं। इन केस इन हाउस प्रोडक्शन we save cost। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक किस्म का कपड़ा है जो हम मार्केट से भी ले सकते हैं, हमारी को होजरी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, हम गारमेंट्स बनाते हैं, और एक खास किस्म का कपड़ा है जो कि हम मार्केट से बाय करते हैं नॉर्मली। अब वो कपड़ा हम क्या करते हैं, अपना वो उसकी मशीनरी, वो टेक्सटाइल यूनिट हम अपना लगा लेते हैं और वो कपड़ा खुद बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम वो कपड़ा खुद बनाएंगे तो डेफिनेटली वो हमें सस्ता पड़ेगा। तो जो कॉस्ट हम सेव कर रहे होते हैं इन हाउस प्रोडक्शन की वजह से, वो जो कॉस्ट सेव करना है दैट इज अगेन अ प्रॉफिट। तो जो कॉस्ट हमने सेव की वो बेसिकली हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट है। कि अगर हम यही कपड़ा मार्केट से लेते तो महंगा मिलता, क्योंकि हमने वो खुद बना लिया। तो जो कॉस्ट हमने सेव कर लेनी है दैट इज आवर प्रॉफिट। तो अगेन cost of production plus factory profit, and after this transfer price is calculated, and this transfer price is transferred to income statement। इनकम स्टेटमेंट में आगे चल के कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आनी है उस पर हम बात करते हैं। सो लेट्स मूव। So income statement, we know well, here is first of all sales less cost of sales, here is opening stock। This opening stock is of finished goods, FG for finished goods, plus transfer price plus purchases and minus closing stock। चलिए मैं बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, सो इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक प्लस ट्रांसफर प्राइस जो हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की फाइनल वैल्यू ऑब्टेन की थी, प्लस परचेजेस। अब ये दोनों चीजें क्यों आ रही हैं? इन केस कुछ प्रोडक्ट्स हम खुद बनाते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ गई, और कुछ हम रेडीमेड बाय करते हैं। तो जो रेडीमेड बाय करते हैं वो तो जिस तरह से डे वन से हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखा था और देखा था कि परचेजेस आती हैं, वो एज इट इज परचेजेस आनी। तो इन दैट सिचुएशन कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और रेडीमेड चीजें बाय भी कर लेते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में दोनों चीजें कंबाइन हो जाएंगी, ट्रांसफर प्राइस और परचेजेस, देन क्लोजिंग स्टॉक। ये एक सिंपल हमने फॉर्मेट सीखा है, इसकी फर्दर एडजस्टमेंट्स नहीं है। लेकिन आज हम जितना हमने सीखा है उसका एक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपको एक वर्कशीट शेयर की गई है जिसमें 5 अदद क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोगों ने आना है, और अभी आपको उसकी स्क्रीन भी शेयर कर दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करना है।
जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे और उसकी फर्दर प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर हो जाएगी अभी। तो स्टूडेंट्स, आपको जो वर्कशीट आई है उसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं और इनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हमने कैसे मैनेज करना है, और इसका ए पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। सो प्लीज बी कनेक्टेड। So come on question number 3, page 4 of the worksheet. जी, बच्चों के लिए विजिबल है अभी? स्क्रीन शेयर हो जाए या उनको ये वर्कशीट चली जाए। हाँ जी, जी बिल्कुल। बच्चों के लिए अभी विजिबल है? इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने बच्चों को इस वक्त लाजमी उनको नजर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। जी, एम लिमिटेड। जी तो स्टूडेंट्स, question number 3 is M Limited manufactures a single product. The following balances have been extracted from the ledgers for the year ended 31st December 2015. So here is a list of values. Trial balance is given to us. Opening stock 1st January 2015 को जो स्टॉक दिया हुआ है, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स at transfer price, opening stock, and so on. Different values are given. And then additional information में देखें, जो स्टॉक हमें 31st December 2015 का दिया हुआ है, this is closing stock. It is again raw material, work in progress and finished goods. नंबर 2 में हमें बताया हुआ है कि जो डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं उसका कितना पोर्शन हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मींस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेना है और कितना आगे इनकम स्टेटमेंट में जाना है। अब जैसे देखें, रेंट का दिया हुआ है कि रेंट का 4/5 पार्ट हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेंगे और 1/5 हम लोग आगे ले जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। इसी तरह से हीट एंड लाइट और जनरल एक्सपेंसेस का दिया हुआ है। अब रेंट का जो 4/5 पार्ट हम मैन्युफैक्चरिंग में लेंगे उसका नंबर 3 के साथ लिंक करें। नंबर 3 में बताया हुआ है कि रेंट हैज प्रीपेड 4000। तो अब होगा क्या कि ऊपर जो रेंट दिया हुआ है 49,000, उसमें से पहले 4000 लेस किया जाएगा और फिर उसके दो हिस्से कर लिए जाएंगे, 4/5 पार्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और 1/5 आगे इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। इसी तरह से हीट एंड लाइट and power is in arrears by 3500. See number 4. अब जो arrears हैं, it means this is payable. तो जो payable amount होती है या accrued होती है उसको हम ऐड करते हैं।
तो हीट एंड लाइट 28,600 जो ऊपर वैल्यू दी हुई है, उसमें 3500 हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसके हिस्से कर लिए जाएंगे। तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। हम लोग बोर्ड पे इन एडजस्टमेंट्स को अभी करेंगे ताकि आपके लिए करना आसान हो जाए। So manufacturing account, first of all, we work here raw materials. It's opening stock for raw materials. This is 10,400. Then purchases of raw materials 146,200, and here is carriage inward. This is confirm कि ये कैरेज इनवर्ड परचेजेस को मंगवाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमने बाय किया था उसको मंगवाने के लिए इनकर हुआ. सो दिस इज एडेड विद द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स. And then minus closing stock of raw materials. This is 11,750. Raw material consumed 148,010. So this value is raw material consumed. यहां पे हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर. तो 249,400, एंड इन दिस वे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे. सो हियर इज prime cost. The total value is 397,410. Now मजीद हमने यहां पे ऐड कर देने होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स. So if you see in the question, there is a list of different expenses. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आने. हमने ये जरूर देख लेना है कि वो एक्सपेंस जो कि प्रोडक्शन के लिए हो, जैसा कि सबसे पहले है इनडायरेक्ट वेजेस, देन रेंट, हीट एंड लाइट एंड जनरल एक्सपेंसेस, जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हिस्सा बनेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल indirect wages. This is 54,650. Then rent. So rent की एडजस्टमेंट आपने बहुत ध्यान से देखनी है कि ये कैसे वर्कआउट किया गया. तो रेंट की सबसे पहले हम वैल्यू पकड़ेंगे 49,000, और जो रेंट प्रीपेड है वो माइनस हो जाएगा.
माइनस 4000, और माइनस करने के बाद इसके ऊपर हम जो वर्किंग करेंगे 4/5, 49,000 माइनस 4,000 मल्टीप्लाई बाई 4/5, ये नंबर 2 और नंबर 3 एडजस्टमेंट दोनों को मिला के आप सॉल्व करेंगे, फिर ये वर्किंग समझ आएगी और ये वैल्यू आ गई जी हमारे पास 36,000। इसी तरह से लाइट एंड हीट, लाइट एंड पावर, अब इसकी वर्किंग ध्यान से देखें, 28,600, इसमें से हमने क्या करना है, जो नंबर 4 को अगर देखें तो यहां पे दिया हुआ है कि सम अमाउंट इज इन एरियर्स, एक्सपेंस जब एरियर्स में होता है तो इट मींस पेएबल। अब जो पेएबल एक्सपेंस है उसको हम ऐड करते हैं पेड अमाउंट में, वेरी बेसिक लेवल एडजस्टमेंट, और इसके ऊपर भी हम जो पोर्शन लेंगे दैट इज 4/5, और ये वैल्यू हमें मिलेगी 25,680, 25,680। इसके बाद द नेक्स्ट वैल्यू इज जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस की कोई भी प्रीपेड एक्रूड नहीं है, जस्ट उसका एक पोर्शन बताया हुआ है कि जनरल एक्सपेंसेस का हमने 3/4 पार्ट यहां पे ले लेंगे। यहां पे थोड़ा बहुत विजिबल है, एक साइड पे करके चलें, वो बोल के मैं समझा रहा हूं, वो क्लियर होगा इंशाल्लाह। सो जनरल एक्सपेंसेस के लिए हम इसकी वैल्यू को लेंगे 12,600 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, और वैल्यू आ जाएगी 9450। नंबर 6 को देखें, क्वेश्चन में जो नंबर 6 एडजस्टमेंट है, यहां पे हमें बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन हमने कैसे करनी है, प्लांट एंड मशीनरी की, मोटर व्हीकल्स की, ऑफिस इक्विपमेंट की, और उसके बाद डेप्रिसिएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इट मींस के मशीनरी की जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी वो सारी की सारी हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेके जाना है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं मशीनरी डेप्रिसिएशन, और इसका रेट बहुत सिंपल है, दिस इज 10% ऑन कॉस्ट। तो मशीनरी की वैल्यू को पकड़े आप, दैट इज 2 लाख ऑन कॉस्ट, सो 2 लाख का 10% ले लें 20,000। सो इस तरह से हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट हुए 145,780, और टोटल वैल्यू आ जाती है 543,190। ये वैल्यू कैसे बनी इसको जरा समझें। ये देखें, प्राइम कॉस्ट और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल है, इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे। अब ऐड करके देख सकते हैं, साथ कैलकुलेटर रखें, आपके लिए और भी आसान होगा। इसके बाद हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस को एडलेस करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज 12,600 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और वो है 14,670। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इधर ही ठीक है। 12,600 एंड 14,670 एडलेस करके जो वैल्यू आती है
1120. So this is cost of प्रोडक्शन। तो यहां पे हम ऐड करते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट विच इज 20%। अब ये 20% किस काम लेंगे, 541120 का 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आ जाता है 108224 and the final value is transfer price 649,344. So students, this is our today's working. आप लोगों ने इस सेगमेंट को दोबारा से सॉल्व करना है। ये स्क्रीन आपके साथ रहेगी, तो यहां तक जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट पार्ट है ये आपके लिए नई चीज है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर एक परसेंटेज हमने लेनी है और ऐड कर देना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, and the final value is transfer price. So this is today's working. नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और उस दिन आपको फिर असाइनमेंट एक दे दी जाएगी, एक क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करके मुझे सबमिट करना होगा। गुड लक।